नमस्कार। आज एक ज्वलंत समस्या से हमारा देश आक्रांत हो गया है। वह समस्या है भूख की समस्या, रोटी की समस्या। मानव जीवन के लिए रोटी और सौंदर्य बोध दोनों अपेक्षित हैं। आज से 8 दशक पहले शब्दों के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक महत्वपूर्ण शब्द चित्र लिखा था, गेहूं और गुलाब। गेहूं हमारी कृषक सभ्यता का प्रतीक ही नहीं है, वह मानव सभ्यता के विकास का पाथेय भी है। गुलाब हमारे सांस्कृतिक बोध का, हमारे सौंदर्य बोध का, हमारी रचनात्मकता का प्रतीक है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज बचपन भूख से बिलबिला रहा है। आज देश के प्रत्येक नागरिक को समुचित रोटी नहीं मिल रही है। आजादी के बहुत पहले इकबाल ने यह कहा था कि जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। आजादी मिली, लोकतंत्र की स्थापना हुई, लगा कि विदेशी दासता से मुक्त होकर हम शोषण से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारी धरती होगी, हमारा आकाश होगा, हर हाथ को काम मिलेगा, हर पेट को रोटी मिलेगी, हर मन को रचनात्मक तृप्ति मिलेगी। लेकिन यह हो नहीं सका। दिनकर ने क्रांति का आह्वान किया था। उन्होंने उस समय की विषमता को चित्रित करते हुए लिखा था कि श्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक को लाते हैं, मां की हड्डी से लिपट ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फूलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते। कोई भूख से निर्जीव हो रहा है, उसकी सांसें थम रही हैं, उसके जीवन का अंत हो रहा है, तो कुछ धनाढ्य ऐसे हैं जिनके कुत्ते दूध के कुल्लों से किलोल कर रहे हैं। यह विषमता लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। दिनकर ने देश के बचपन को जब भूखा देखा था, दिनकर ने कहा कि हटो व्योम के मेघ पंथ दो, स्वर्ग लूटने हम आते हैं। बत्स बत्स वो बत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं। लेकिन वह आज तक खोज जारी है। अभी देश में किसान आंदोलन चल रहा है और संसद में किसानों की समस्या को लेकर, किसानों के लिए जो नए विधेयक बने हैं उनको लेकर बहसों का दौर जारी है। आज से 5 दशक पहले दुष्यंत कुमार ने यूं ही नहीं कहा था कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं है क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। तो यह मुद्दा आज भी उसी तरह है। यह प्रश्न सुलझा नहीं है। और आज का जब कवि, आज का शायर बलबीर सिंह
बली सिंह चीमा के शब्दों में यह कहता है, बदलना चाहता है इस तरह शब्दों व अर्थों को, बदलना चाहता है इस तरह शब्दों व अर्थों को, वो मेरी भूख को भी अब कुपोषण ही बताता है। एक बार एक चिकित्सक यहां में बैठा हुआ था। एक बुजुर्ग जिसकी कमर झुक गई थी, जिसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं, वह डॉक्टर के पास आया कि उसे नींद नहीं लगती है। डॉक्टर ने कहा कि फल खाइए, प्रोटीन लीजिए। वह मरीज कुछ असहाय सा देखता हुआ वहां से चला गया। मैंने पूछा डॉक्टर साहब से कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे, जो कुपोषण का शिकार था आपकी दृष्टि में, जिसके पास साधन नहीं है, वह प्रोटीन की व्यवस्था कहां से करेगा? तो यह एक विडंबना है और हमारा साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं करता है, वह इस विडंबना पर चोट भी करता है। हिंदी उर्दू के शायर अदम गोंडवी ने यूं ही नहीं कहा था कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, अब उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। उन्होंने देखा था कि भूख होगी तो अशांति होगी, भूख होगी, बेरोजगारी रहेगी तो समाज में असंतोष फैलेगा, युवा अपराध की ओर उन्मुख होंगे और उस समय सत्ता जनतंत्र को संगीन के साए में सुरक्षित करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि कहीं पे भूखमरी की धूप तीखी हो गई शायद, जो है संगीन के साए की चर्चा इश्तिहारों में। आज वही हो रहा है। हमारा देश गांवों का देश है, गांवों का देश यानी किसानों का देश। हमारी सभ्यता कृषि सभ्यता है, लेकिन हमारे गांवों की स्थिति क्या है? खुदी सुगरात की हो या की हो रूदाद गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है। फटे वस्त्रों से तन ढापे गुजरता है जहां कोई, समझ लेना वो पगडंडी हमारे गांव जाती है। तो गांव में आज भी अशिक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। दिन भर खेतों में काम करने वाला किसान समुचित भोजन नहीं पाता है। यह विडंबना आज के बुद्धिजीवियों के सामने एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करती है। हमें सोचना होगा। ऐसे ही नहीं कहा था मैथिली शरण गुप्त ने कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यह मर्म हमारा साहित्य जागरण का साहित्य है। बाजारीकरण के दौर में मानवीय संवेदना जब छीज रही है, हमारे साहित्यकार उस संवेदना को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए निरंतर पहल कर रहे हैं। आज कविता के सारे उपमान कहीं न कहीं भूख और रोटी से प्रभावित है।
नागार्जुन जैसे जन कवि ने कृषक जीवन की त्रासदी को रेखांकित किया था, केदारनाथ अग्रवाल ने किया, त्रिलोचन ने किया कि किसान पूस की रात में भी खेतों की रखवाली करता है, फिर भी वह अपने परिवार के लिए समुचित रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाता है। आज का कवि कहता है कि मैं देख रहा हूं कि भूख रूपी प्रकृति सूर्य रूपी बिस्किट को समुद्र रूपी चाय के प्याले में धीरे धीरे डुबो रही है। ये सारे उपमान भौतिक हो गए। भूख ने इन्हें प्रभावित किया है। आज देश एक आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। एक ओर यह भय है कि उदारीकरण के नाम पर हमारे कृषकों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाए, उससे वंचित कर दिया जाए, तो दूसरी ओर यह माया जाल भी है कि आने वाले दिन बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। किसान जो फसल उपजाता है उसे जो पैसे मिलते हैं और जब ग्राहक अन्न को खरीदता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बिचौलिए बीच में ही किसान का हक मार जाते हैं। आज सोचना होगा। मनुष्य ने क्षितिज का स्पर्श कर लिया, मनुष्य ने दुर्गम पर्वतों पर भी राह बना ली, मनुष्य ने अपनी जिजीविका को प्रमाणित कर दिया, लेकिन भूख पर हम विजय नहीं प्राप्त कर पाए। हमारा साहित्य मनुष्य की संपूर्ण संभावनाओं को, उसकी शक्ति को, उसकी दिशा को रेखांकित करने वाला साहित्य है। प्राचीन साहित्य में भी अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो मनुष्य की इस जिजीविका को, रोटी की उसकी शाश्वत तलाश को रेखांकित करते हैं। आज हमें सोचना है, क्योंकि नीरज ने यह यूं ही नहीं कहा था कि चाह इंसान को मक्कार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है, भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। हमें यह कोशिश करनी होगी कि हम एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए पहल करें। गांधी जी ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी, वह राम राज्य सर्वहिताय है। सबका हित हो, सबको जीने का अधिकार मिले, आत्महत्याएं बंद हों, रोटी के लिए मानव जो तरस रहा है वह प्रवृत्ति बंद हो, एक नई सुबह हो, एक नई आशा का संचार हो, और यह संचार साहित्य के माध्यम से ही संभव है। तो आइए हम संकल्प करें कि आभा में रत रहने वाले इस देश को, जो विश्व गुरु रहा है, जिसने पूरे विश्व को सभ्यता का आलोक दिया है, उसे हम आज भी
एक अग्रणी देश के रूप में, एक सहचर देश के रूप में, एक विकसित देश के रूप में, एक समतामूलक देश के रूप में विकसित करें। धन्यवाद।